पादपों में पाए जाने वाले प्रमुख यौगिक एवं उनके कार्य। क्यूटीन देखिए, पत्तियों व तनों की बाहरी सतह पर पाया जाता है। यह जल हानि को रोकता है और रोगजनक से रक्षा करता है। सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है। यह संरचना व सहारा प्रदान करता है। लिग्निन यह जाइलम ऊतक में पाया जाता है। कठोरता मजबूती जल संवहन का कार्य करता है। सुबेरिन कार्क एंडोडर्मिस में पाया जाता है। जलरोधी परत तथा सुरक्षा प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? संकोचनशील रसधानी। संकोचनशील रसधानी अमीबा में जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालने का कार्य करती है। अमीबा असम वातावरण में रहता है जहाँ जल लगातार कोशिका में प्रवेश करता रहता है। संकोचनशील रसधानी इस जल को इकट्ठा कर समय समय पर बाहर निकाल देती है, जिससे कोशिका में जल का संतुलन बना रहता है और कोशिका फटने से बचती है। संकोचनशील रसधानी अमीबा जैसे प्रोटोजोआ में जल संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होती है। प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है, लेकिन जल संतुलन को नियंत्रित नहीं करती। कोशिका द्रव्य यह कोशिका का अंदर का तरल भाग है, पर जल की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता। खाद्य रसधानी यह भोजन को संग्रहित और पचाने का कार्य करती है। जल संतुलन में से इसका कोई संबंध नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें ग्लूकोज का टूटकर पायरूवेट में परिवर्तित होना शामिल है। यह प्रक्रिया ऊर्जा उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था है, जो आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर श्वसन की बाकी चरणों में योगदान देती है। इसलिए ग्लूकोज से पायरूवेट बनना कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या न हो, दोनों परिस्थितियों में हो सकती है। इस प्रक्रिया से एटीपी के छोटे अणु बनते हैं, जो ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। ये दोनों विशेषताएं सामान्यतः कोशिका के अन्य भागों में नहीं मिलती। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वतंत्र माना जाता है और यह ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ अपने प्रोटीन बनाने में भी सक्षम होता है। इससे यह अन्य कोशिकांगों से अलग और विशेष बन जाता है। इसमें पाए जाने वाले डीएनए से यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्भव प्राचीन सूक्ष्म जीवों से हुआ होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में स्वतः विभाजित भी हो सकता है, जो इसकी अर्ध स्वतंत्र प्रकृति का प्रमाण है। माइटोकॉन्ड्रिया भंडारण का कार्य नहीं करता है, यह ऊर्जा उत्पादन करता है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतर्द्रव्यी जालिका। विशेष रूप से मुलायम अंतर्द्रव्यी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में जमा विषाक्त पदार्थों, औषधियों और अन्य हानिकारक रसायनों को तोड़कर उन्हें निष्क्रिय करने का काम करता है। यह एंजाइमों की मदद से शरीर से इन पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। इसलिए यह कोशिका की सुरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह औषधियों के चयापचय में मदद करता है ताकि वे शरीर में सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें।
अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका के अन्य कार्यों जैसे लिपिड निर्माण, हार्मोन संश्लेषण और कैल्शियम आयन नियंत्रण में भी भाग लेता है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? विषाणुओं पर। स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत कहता है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है, लेकिन विषाणु कोशिका संरचना से रहित होते हैं। इनमें न तो कोशिका झिल्ली होती है, न कोशिका द्रव्य, न केंद्रक। ये केवल प्रोटीन, आवरण और आनुवंशिक पदार्थ से बने होते हैं और जीवित कोशिकाओं के अंदर ही बढ़ सकते हैं। इसलिए कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर लागू नहीं होता। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चित्र ए में समसूत्री विभाजन है। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो समान कोशिकाएं बनाती है। यह प्रक्रिया वृद्धि, मरम्मत और सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक है। चित्र बी में अर्धसूत्री विभाजन दिखाया गया है। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर चार असमान कोशिकाएं बनाती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। यह प्रक्रिया जनन कोशिकाओं में युग्मकों के निर्माण के लिए होती है। समसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाएं समान होती हैं और शरीर के विकास तथा मरम्मत में उपयोग होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन से बने युग्मकों में आनुवंशिक विविधता आती है, जिससे जीवों में नई विशेषताएं प्रकट होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर और आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है, जो प्रजातियों के अनुकूलन में मदद करता है। कशेरुकियों के यकृत कोशिकाओं में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः विषैले पदार्थों और दवाओं को निराकृत डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है। यह लिपिड संश्लेषण में भी भाग ले सकता है, लेकिन यकृत कोशिकाओं में इसका प्रमुख कार्य डिटॉक्सिफिकेशन है। SER यकृत में कार्बोहाइड्रेट चयापचय में भी कुछ भूमिका निभाता है। SER दवाओं और विषाक्त रसायनों को जल घुलनशील रूप में बदलकर मूत्र या पित्त के माध्यम से निकालने में मदद करता है। प्रोटीन का संश्लेषण या SER या RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। प्रोटीन का संश्लेषण RER करता है। लिपिड का संश्लेषण SER लिपिड संश्लेषण में भाग ले सकता है, लेकिन यकृत में इसका प्रमुख कार्य डिटॉक्सिफिकेशन है। जटिल शर्कराओं का संश्लेषण या मुख्यतः गोल्जी, अपरूप और साइटोप्लाज्म में एंजाइम द्वारा होता है। पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन को, ग्लूकोज को ऊर्जा ATP में बदलने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीजन की मदद से विघटन होता है और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का निर्माण होता है। रसधानी वैक्यूल्स, यह मुख्यतः पानी, पोषक तत्व और अपशिष्ट भंडारण के लिए होती है। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है, श्वसन नहीं। परऑक्सीसोम यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन और फैटी एसिड का चयापचय करता है।
श्वसन मुख्य रूप से नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई झिल्ली मेम्ब्रेन बाउंड अंग नहीं होता है। इनमें नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। एटीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फास्फोरस। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरण मुख्यतः फॉस्फेट बॉन्ड्स के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया फास्फोरस की उपस्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि एटीपी में 3 फॉस्फेट समूह होते हैं और जो ऊर्जा मुख्य रूप से इन फॉस्फेट बॉन्ड में संग्रहित होती है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि यह सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। एडीपी प्लस पीआई बराबर एटीपी प्रतिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन श्रृंखला के दौरान होती है। फास्फोरस की कमी से ऊर्जा उत्पादन और कोशिका कार्य प्रभावित हो सकते हैं। सोडियम यह मुख्य रूप से स्नायु और तंत्रिका कार्यों में आयन संतुलन के लिए आवश्यक है, एटीपी में ऊर्जा भंडारण में नहीं। कैल्शियम यह स्नायु संकोचन और कोशिका संकेतों में आवश्यक है। आयरन यह हैम समूह और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण है। प्रोटीन निर्माण के लिए डीएनए ही मुख्य सूचना स्रोत होता है। डीएनए में जीनों के रूप में एन्कोडेड निर्देश होते हैं, जो आरएनए के माध्यम से राइबोसोम तक पहुंचते हैं और वहां अमीनो एसिड अनुक्रम में परिवर्तित होकर प्रोटीन बनता है। डीएनए की जीनों की श्रृंखला अमीनो एसिड अनुक्रम को निर्धारित करती है। सूचना डीएनए एमआरएनए प्रोटीन के रूप में केंद्रकीय डोग्मा में प्रवाहित होती है। राइबोसोम में टीआरएनए की सहायता से अमीनो एसिड सही क्रम में जुड़ते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख स्थल होता है। यह एमआरएनए से प्राप्त सूचना के आधार पर अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम 2 भागों छोटा और बड़ा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में मुक्त या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा पाया जाता है। राइबोसोम 70S प्रोकैरियोट और 80S यूकैरियोट प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इनकी आनुवंशिक सामग्री डीएनए कोशिका द्रव्य में बिना किसी झिल्ली के फैली रहती है और इसे न्यूक्लियॉइड कहा जाता है। इसलिए केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति प्रोकैरियोटिक की प्रमुख विशेषता है। प्रोकैरियोटिक में आनुवंशिक पदार्थ नाभिक में नहीं बल्कि सीधे कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। इनके पास कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम और प्लाज्मा झिल्ली तो होती है, परंतु नाभिक झिल्ली और अन्य झिल्ली बद्ध अंग नहीं। अधिकांश प्रोकैरियोटी जीवों में धागे नुमा डीएनए एकल वलयाकार रूप में पाया जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर प्याज के छिलके के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, जबकि मानव गाल में नहीं। प्याज के छिलके की कोशिकाएं पादप कोशिकाएं हैं, जिनमें स्पष्ट और मजबूत कोशिका भित्ति
होती है, जबकि मानव गाल की कोशिकाएं प्राणी कोशिकाएं हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। यही दोनों स्लाइड में दिखाई देने वाला मुख्य अंतर है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ा लवक पाया जाता है। प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव, लचीली झिल्ली और छोटे लवक होते हैं। सूक्ष्मदर्शी में पादप कोशिकाओं की आकृति आयताकार और प्राणी कोशिकाओं की आकृति असमान या गोलाकार दिखाई देती है। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। विसरण वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करता है जब तक कि संतुलन स्थापित न हो जाए। यह अणुओं की प्राकृतिक गति पर आधारित है और इसमें किसी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण तापमान, दाब और सांद्रता के अंतर से प्रभावित होता है। कोशिका झिल्ली के पार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मुख्यतः विसरण द्वारा होता है। परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है जो आंशिक रूप से पारगम्य झिल्ली पर निर्भर करता है। परासरण यह केवल झिल्ली के पार जल अणुओं की गति है, जबकि विसरण सभी अणुओं पर लागू होता है। हीमोडायलिसिस में उपयोग होने वाला द्रव रक्त के परासरण दाब के बराबर बनाया जाता है ताकि जल और आवश्यक लवणों का संतुलन बना रहे, जबकि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन इससे हटाए जाते हैं। यही इस प्रक्रिया का उद्देश्य है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना और आवश्यक तत्वों का संतुलन बनाए रखना। हीमोडायलिसिस का उद्देश्य रक्त से अपशिष्ट, अतिरिक्त जल और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को हटाना। डायलिसिस में उपयोग होने वाला द्रव सावधानी से तैयार किया जाता है ताकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड आदि संतुलित मात्रा में हो। यह प्रक्रिया मुख्यतः गुर्दे की विफलता में जीवन रक्षक उपचार के रूप में अपनाई जाती है। परासरण दाब निम्न होता है। गलत, क्योंकि यदि परासरण दाब बहुत कम होगा तो जल और लवणों का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसमें अधिक हेपरीन होता है। गलत है। हेपरीन केवल रक्त में जमाव के रोकने के लिए उपयोग होता है। डायलिसिस द्रव में सामान्यतः नहीं मिलाया जाता है। ब्रिक निस्यंद में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जबकि डायलिसिस द्रव अपशिष्ट से मुक्त होता है। जब कोशिका विभाजन में नहीं होती तो डीएनए क्रोमैटिन रूप में फैलकर केंद्रक में मौजूद रहता है। यह ढीला और जाल जैसा पदार्थ है जो कोशिका के सामान्य कार्यों के दौरान आनुवंशिक सूचना को सक्रिय रखता है। विभाजन के समय सही क्रोमैटिन संकुचित होकर गुणसूत्र का रूप ले लेता है। क्रोमैटिन में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं जो इसे संरचना और कार्य में सहारा देते हैं। कोशिका विभाजन से पहले क्रोमैटिन संकुचित होकर स्पष्ट गुणसूत्र बना लेता है। क्रोमैटिन कोशिका की गतिविधियों जैसे प्रतिलिपि और ट्रांसक्रिप्शन में सक्रिय भूमिका निभाता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स गुणसूत्र विभाजन के समय बने संगठित रूप हैं, अविभाजित अवस्था में नहीं। केंद्रक द्रव्य या केंद्रक में मौजूद द्रव होता है। इसमें डीएनए घुला नहीं बल्कि क्रोमैटिन रूप में संगठित रहता है। जीन
जीन डीएनए के विशिष्ट खंड हैं, पूरे डीएनए का रूप नहीं। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग में F1 और F2 पीढ़ियों का अध्ययन किया। F1 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि हाइब्रिड पौधे में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण गायब प्रतीत होते हैं। हालांकि F2 पीढ़ी में जब F1 पौधों को स्वपरागण के लिए छोड़ा गया तो अप्रभावी लक्षण फिर से प्रकट हुए, लगभग 3 संबंधी 1 के अनुपात में। यह F2 पीढ़ी का अध्ययन था जिसने मेंडल को यह निष्कर्ष निकालने में मदद की कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते, बल्कि F1 पीढ़ी में छिपे रहते हैं और अगली पीढ़ी में फिर से प्रकट हो सकते हैं। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो भी इस महत्वपूर्ण आनुवंशिक सिद्धांत को नहीं समझ पाते कि अप्रभावी लक्षण वंशानुगत रूप से बने रहते हैं। मेंडल की F2 पीढ़ी के प्रयोगों ने पृथक्करण का सिद्धांत लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्थापित किया, जो बताता है कि प्रत्येक लक्षण के लिए जीन की 2 प्रतियां एलील्स अलग अलग होकर अगली पीढ़ी में बंटती हैं। मेंडल ने 3 संबंधी के 1 के अनुपात के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक लक्षण एक जोड़ी जीन द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी हो सकता है। मेंडल के कार्य को उनके जीवन काल में ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, लेकिन 20वीं सदी में इसे फिर से खोजा गया, जिसने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी येलोसोम होता है। लिंग निर्धारण के लिए येलोसोम, जिन्हें लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, उत्तरदायी होते हैं। मनुष्यों में लिंग गुणसूत्र X और Y होते हैं। पुरुषों में XY और महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। Y गुणसूत्र पर मौजूद SRY जीन सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y पुरुष लक्षणों को विकास को प्रेरित करता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में येलोसोम की संरचना और उनके जीन निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब देखिए ऑटोसोम, यह गलत है क्योंकि ऑटोसोम शारीरिक गुणसूत्र शरीर के अन्य लक्षणों जैसे कद, रंग आदि को नियंत्रित करते हैं, लेकिन लिंग निर्धारण में उनकी प्राथमिक भूमिका नहीं होती। जर्म कोशिकाएं, जर्म सेल, यह गलत है क्योंकि जर्म कोशिकाएं जैसे शुक्राणु और अंडाणु लिंग गुणसूत्र को वहन करती हैं, लेकिन वे स्वयं लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। लिंग निर्धारण गुणसूत्रों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अब देखिए प्लेयोट्रोपिक जीन। प्लेयोट्रोपिक जीन ऐसे जीन हैं जो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे विशेष रूप से लिंग निर्धारण से संबंधित नहीं हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण XY प्रणाली पर आधारित है, लेकिन अन्य प्रजातियों में जैसे पक्षियों में JW प्रणाली यह भिन्न हो सकता है। Y गुणसूत्र का आकार X गुणसूत्र से छोटा होता है और इसमें कम जीन होते हैं, लेकिन यह लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण है। कुछ मामलों में लिंग निर्धारण पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान से भी प्रभावित हो सकता है, विशेष रूप से सरीसृपों में। देखिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन। F1 पीढ़ी में
ऐसा मिली। F2 पीढ़ी में देखिए एक ठो लाल, दो ठो लाल, तीन ठो लाल और एक ठो हरियर। देखिए F1 पीढ़ी में जो है कि लाल और हरियर से क्रॉस कराने पर सिर्फ लाल मिली। क्रॉस फर्टिलाइजेशन चित्र में यह केवल एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया गया है। पी जेनरेशन लाल, आर आर डोमिनेंट हरा, आर आर रिसेसिव। F1 जेनरेशन सभी संतान आर आर हेटेरोजाइगोस जो लाल रंग प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ है कि लाल रंग का गुण प्रभावी डोमिनेंट है, हरा रंग का गुण मौजूद होने पर भी छिप गया यानी हरा अप्रभावी है। F2 जेनरेशन F1 आर आर से अनुपात 3 संबंधी 1 मिला। इससे सिद्ध हुआ कि दोनों गुण पीढ़ियों में आते हैं, लेकिन लाल हमेशा व्यक्त होता है और हरा रिसेसिव में दिखाई देता है। विकल्प सी में कहा गया है कि दोनों प्रभावी हैं, यह गलत है क्योंकि दोनों प्रभावी होते तो F1 में ही लाल और हरे दोनों दिखाई देते। F2 जेनरेशन में जीनोटाइप रेशियो हमेशा 1 संबंधी 2 संबंधी 1 और फिनोटाइप रेशियो 3 संबंधी 1 होता है। यह मेंडल को मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नियम है। डोमिनेंट जीन केवल एक ही एलील में उपस्थित होने पर भी गुण को व्यक्त कर देता है, जबकि रिसेसिव जीन तभी व्यक्त होता है जब उसकी दोनों कॉपीज स्मॉल आर हो। हिडन ट्रेट्स भी आगे की पीढ़ी में प्रकट हो सकते हैं। यही कारण है कि रिसेसिव गुण वंशागत होते हुए भी हर पीढ़ी में व्यक्त नहीं होते। जीन हार्मोन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों ट्रेट्स को नियंत्रित करते हैं। जीन यानी डीएनए की विशिष्ट खंड लक्षणों को नियंत्रण में रखने के लिए हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से कार्य करते हैं। जीन की क्रियाविधि से संबंधित रासायनिक संदेशवाहक जीव के शरीर में लक्षणों के विकास और नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। हार्मोन जीन की सूचना के अनुसार शरीर में उत्पन्न होते हैं और इनका स्तर व गुणधर्म किसी लक्षण की उपस्थिति या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। जीन और हार्मोन मिलकर शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अधिकांश जीन शरीर में प्रोटीन का निर्माण करवाने के निर्देश देते हैं। कई बार ये प्रोटीन एंजाइम या विशेष हार्मोन के निर्माण हेतु जिम्मेदार होते हैं। हार्मोन शरीर में रासायनिक संदेशवाहक की तरह काम करते हैं जो विभिन्न अंगों और ऊतकों का कार्य करने के लिए संकेत देते हैं। जीन, प्रोटीन और हार्मोन का संबंध। जीन डीएनए के अनुक्रम के रूप में यह नियंत्रित करते हैं कि कौन सा प्रोटीन कब बनेगा। ये प्रोटीन अगर हार्मोन निर्माण प्रक्रिया में शामिल हैं तो हार्मोन का स्तर जीन की अभिव्यक्ति से निर्धारित होता है। कुछ हार्मोन सीधे तौर पर जीन के सक्रिय या निष्क्रिय होने को भी प्रभावित करते हैं, जिससे अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण पर नियंत्रण। शरीर के महत्वपूर्ण लक्षण जैसे कद, त्वचा का रंग, मांसपेशियों की विकास आदि हार्मोन और जीन दोनों से प्रभावित होते हैं। हार्मोन की मात्रा यदि अधिक या कम हो जाए तो संबंधित लक्षणों में परिवर्तन आने लगते हैं। उदाहरण के लिए थायराइड हार्मोन की कमी से बौनापन या अधिकता से विशाल कद हो सकता है।